हां, अंतरिक्ष में फिर से ईरान। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। आपको बताऊं कि आपने सुना होगा, मैंने बताया था 4 दिन पहले, मैंने आपको ये अपडेट दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रूस की अंतरिक्ष की कंपनी रोसकॉस्मोस ने ईरान की सैटेलाइट को लॉन्च किया है सक्सेसफुली। अब पूरी तरह से अंतरिक्ष में ईरान मौजूद है। अमेरिका ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि उस सैटेलाइट को इस्तेमाल रशिया करेगा और यूक्रेन के खिलाफ करेगा। ईरान ने हालांकि मना कर दिया। अब आप कुछ भी कहिए, दुनिया कोई कुछ भी कहती रहे, रशिया ने अपनी दोस्ती वफा कर दी। ईरान की सैटेलाइट जो ईरान नहीं पहुंचा पा रहा था खुद अपने दम पर, रशिया ने अपने दोस्त का हाथ थामकर उसको वहां पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, अब बड़ी बात यह है कि 3 और सैटेलाइट, जी हां 3 और बड़ी सैटेलाइट अलग अलग, अभी तो पहली भेजी है, 3 और सैटेलाइट ईरान रूस के जरिए अंतरिक्ष में भेजेगा। अब इसका मतलब अमेरिका की बात सही है कि जो अंतरिक्ष यान भेजा है पहला वाला, वो शायद रशिया इस्तेमाल करे, और अब जो 3 जाएंगे वो ईरान इस्तेमाल करे। तो दोस्तों, यहां पर 2 चीज आपको समझनी है। पहली ये कि ईरान और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है। दूसरी बात आपको ये देखनी है कि रशिया और ईरान का खौफ कितना है इजराइल और अमेरिका को। वहीं आपको बता दूं, ईरान न्यूक्लियर डील के मामले में एक बड़ी अहम जानकारी हमें मिली है। अब ईरान जो है यूरोपीय यूनियन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने जो प्रपोजल रखा है, अगर वो प्रपोजल ईरान मान लेगा तो ईरान पर लगी हुई कुछ कठिन और कठोर पाबंदियां कम की जा सकती हैं, जिसके बाद रिपोर्ट ये आ रही है कि ईरान मान सकता है, ईरान थोड़ा सा अपने रुख में नरमी ला सकता है, क्योंकि फायदा उसको फिर बड़ा मिलेगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आगा खामनाई ने काफी बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ साफ बयान दिया है और निडर होकर, हमेशा से ईरान के द्वारा, सुप्रीम लीडर के द्वारा खुल्लम खुल्ला बयान दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि इजराइल दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, और जो फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस ग्रुप हैं, जो लड़ाकू हैं, वहाँ के लोग हैं, वो मजबूत होते जा रहे हैं। ये इजराइल के खात्मे की निशानी है। आपको बता दूं कि वेनेजुएला ईरान का समर्थक है। वेनेजुएला पर भी उतनी ही पाबंदियां लगी हैं जितनी ईरान पर लगी हैं। तो आपको बता दूं कि वेनेजुएला और ईरान की गहरी दोस्ती है। वेनेजुएला को जहाज़, समुद्री जहाज़, हवाई जहाज़, ये सब ईरान बनाकर देता है, जिसकी वजह से ईरान और भी ज़्यादा बुरा लगता है, चुभता है अमेरिका को। अब आपको बता दूं कि वेनेजुएला के ईरानियन मेड जहाज़ को और वेनेजुएला के क्रू मेंबर को अर्जेंटीना ने कैद कर लिया है। जहाज़ को भी सीज कर लिया और टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाकर ये सारी कार्रवाई करी है। एक्सपर्ट का कहना यह है कि वेनेजुएला से चिढ़ है अमेरिका को, और अमेरिका ने ये अर्जेंटीना से कहकर ये काम वेनेजुएला और ईरान के खिलाफ करवाया है। इतना ही नहीं, बड़ी बात अब निकल कर सामने आई है, अमेरिका ने अर्जेंटीना से और भी हुक्म दिए हैं। जी हां, अर्जेंटीना के नाजायज बाप अमेरिका ने यह कहा है अर्जेंटीना से कि एक जहाज से कुछ नहीं होगा, और भी जहाज इनके सीज करो। दोस्तों, वहीं अब ईरान के अंदर की बात करें तो ईरान में अभी भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। वही मुद्दे हैं, महंगाई के खिलाफ। जो रिटायर्ड अफसरान हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उन लोगों की पेंशन जो है उसको रोका गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है। लोगों को जो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे थे, उनमें से कई टीचर्स को गिरफ्तार किया गया है, तो उनकी रिहाई के लिए ज़बरदस्त अभी भी, आज तक अभी भी, जब आप रिपोर्ट देख रहे हैं, ईरान में प्रदर्शन चल रहे हैं। देखिए, عزاء عزاء سمرود روز عزاء
उधर किसानों ने भी, ईरान के किसानों ने भी ऐलान किया है कि वो संसद को घेर कर प्रदर्शन करेंगे। इसी बीच में ईरान, नॉर्थन ईरान की तरफ से हजारों गाड़ियों में बैठे हुए लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। गाड़ियों के अंदर बैठकर अपनी गाड़ियों के हॉर्न लगातार बजाते रहे। प्रदर्शन का ये अनोखा तरीका बताया जा रहा है और इस प्रदर्शन ने पूरे ईरान को हिलाया हुआ है। वहीं आप जानते हैं सलमान रुश्दी को कौन नहीं जानता, जिसने इस्लाम के साथ गद्दारी करी, धोखा दिया, इस्लाम के खिलाफ किताबों को लिखा। अब आपको बता दूं कि कल न्यूयॉर्क में, अमेरिका में एक प्रोग्राम के दौरान किसी शख्स ने इनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद ये बुरी तरह से घायल हो गए। कुछ सेकंड का वीडियो उस मंजर का है, देखिए। दोस्तों इसके बाद घायल अवस्था में, आपकी स्क्रीन पर देखिए, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के द्वारा उनको अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दूं कि जब तक हम ये अपडेट दे रहे हैं अभी तक कोई और अधिक जानकारी हमारे पास मौजूद नहीं है कि हालत कैसी है, लेकिन हमलावर को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। दोस्तों पूरी दुनिया में अगर बात मुसलमानों की करूं तो भारत के मुसलमान इस वक्त सलाम के लायक हैं, क्योंकि आज मुसलमानों का इम्तिहान है। ये जो दौरे यजीदियत चल रहा है, दौरे मोदी जी चल रहा है, इसमें मुसलमान का इस्लाम पर और दीन पर कायम रहना ही सबसे बड़ी बात है। मैं मुसलमानों को सलाम पेश करता हूँ। मैं सभी मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को तहे दिल से शुक्रिया और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो दौर है कि कोई भी मुसलमान सलमान रुश्दी की तरह बड़े ही तेज़ी में रातों रात फेमस हो सकता है। जी हाँ, ये वो दौर है कि आपको अगर रातों रात फेमस होना है, रातों रात पैसा कमाना है, रातों रात मंत्री या नेता बनना है, तो मुसलमानों के लिए सबसे आसान रास्ता यही है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ वसीम रिजवी या सलमान रुश्दी की तरह हो जाए। एक दो बयानात मोदी जी के पक्ष में दे दे, नरसिंहानंद सरस्वती और हिंदुत्व के ठेकेदारों के पक्ष में एक दो बयान देकर अपने सड़े हुए फ़ोन से 2 मेगापिक्सल कैमरा से रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दे। उसके बाद देखिए, पहली बात, उसको देशभक्त का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, भाजपा में शामिल होने के लिए उसको टिकट मिल जाएगा, और हो न हो आने वाले वक्त में वो राज्यसभा के अंदर भी नजर आने लगे। ये बहुत तेजी से हो सकता है। और आप सोच के देखिए, ये सारी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी अगर कोई मुसलमान ईमान पर कायम है, इस्लाम पर कायम है, तो है ना सलाम के लायक। मुबारकबाद पेश कीजिए मुसलमानों को। 2014 में एक अरबी इंसान पर ब्लास्ट का इल्ज़ाम था, अरब का ही रहने वाला। ये है रिपोर्ट में मौजूद तस्वीर। ये सस्पेक्ट गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी और ये गिरफ्तार होना नहीं चाह रहा था। जब पुलिस, सऊदी अरब की पुलिस इसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो इसने सुसाइड बॉम्ब से खुद को उड़ा दिया। मौके पर ही इसकी मौत हो गई और 3 पुलिस वाले बुरी तरह से घायल हो गए। और आपको बता दूं, ये पूरी घटना जद्दा की है, यानी सऊदी अरब की राजधानी की। वहीं आपको बता दूं 11 अगस्त से अमेरिकी एनवॉय की ट्रिप चालू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, जो कि अमेरिका से निकलकर पहले यूएई, फिर सऊदी अरब और उसके बाद ओमान जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस ट्रिप में वो यमन के मुद्दों पर, अमेरिका और अरब के ख़राब रिश्तों पर नज़र रख सकते हैं, नज़र डाल सकते हैं और कई मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं और डील भी हो सकती है। वहीं गाज़ा की तरफ से आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे दूं, इजराइल के आतंकी हमलों में अब तक 49, एक कम 50 शहीद हो चुके हैं। घायलों में अब बहुत कम लोग हैं जो बच रहे हैं। दिन प्रतिदिन गैप कर कर के मौतें हो रही हैं। अब टोटल 49
गाज़ा के लोग, फ़िलिस्तीन के लोग मौत की घाट उतर चुके हैं। वहीं लेबनान और इजराइल में तेल को लेकर झड़प चल रही है, बयानबाजी चल रही है, ज़बानी जंग चल रही है। यूएन ने खतरे को भांपते हुए चेतावनी जारी करी है और दोनों को नोटिस दिया है कि जिस प्रकार से आप ज़बानी डायलॉग बाजी कर रहे हैं, ये ख़तरा है, क्षेत्र में ख़तरा बढ़ सकता है, माहौल ख़राब हो सकता है, लिहाजा बैठकर बातचीत करके इस मसले को हल कर लें। वहीं पर इजराइल का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखिए, आप सोचते नहीं हैं इस बात को, लेकिन आपने देखा होगा कि जब मैं इजराइल के ख़िलाफ़ कोई वीडियो बनाता हूँ, अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई वीडियो होती है, तो उसमें हमारी ऐड नहीं चलती हैं, हमारी यूट्यूब की वीडियो भी ऐड नहीं चलती हैं। हमारे तो ज़्यादातर वीडियो पे ऐड नहीं चलती है। पता है क्यों? क्योंकि हम सच बोलते हैं और जो सबसे बड़े शैतान हैं उनकी पोल खोलते हैं, ऐड नहीं चलता है। लेकिन यह आपकी मोहब्बत होती है, आप लोग इतना भरोसा हम पर करते हैं, इस छोटे छोटे कंधों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से मैं आपको ये सब बताते रहता हूँ, दिखाते रहता हूँ। लेकिन आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि बहुत कम ऐड हमारी वीडियोस पे चलती है। इसीलिए दूसरे यूट्यूबर्स कभी अमेरिका और इजराइल और इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई ऐसी रिपोर्ट बनाते ही नहीं हैं। सिरात मुस्तकीम पर कायम रहना और इस कांटे भरे रास्ते पर चलना सबके लिए आसान नहीं है। मैं चल रहा हूँ, ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। मेरे हाथ, मेरे बाजू को आपने थामा हुआ है तो मेरे लिए आसान है। चलते रहेंगे, कोई बात नहीं। जिस वीडियो पे ऐड नहीं चल रही है, समझ लीजिए कि उसमें हमने मेहनत जितनी करी है, सिर्फ उसमें आपकी दुआई हमारी अर्निंग है। इसलिए कहता हूँ, हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। खैर दोस्तों, इजराइल का आतंक इतना बढ़ गया है कि इजराइल ने टैंक के गोले दागे हैं सीरिया की तरफ, यह कहते हुए कि हमने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाया। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है, जो खुद टाइम्स ऑफ इजराइल में ये बात आई है, इजराइल के अखबार में, कि इजराइल के इस हमले में 2 सीरिया के आम नागरिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। वहीं आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह की एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। हिजबुल्लाह ने लेबनान के अंदर इजरायली ड्रोन, जो उड़ता हुआ जासूसी ड्रोन आया था, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उस ड्रोन को मारकर गिरा दिया है। वीडियो देखिए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के अंदर की बात करूं तो ईरान भी काफ़ी तेज़ी से ख़तरनाक रास्ते पर चलता हुआ अपनी ताकत दिखा रहा है। आपको बता दूं कि इजराइल ने, आईडीएफ ने एक यहूदी लड़की को गिरफ्तार किया। ये रही रिपोर्ट, इजराइल की ही रिपोर्ट है, सबूत इजराइल से ही देता हूं मैं, दुश्मन देश ही जो लिख रहा है वही बता रहा हूं। इजराइल ने ही एक इजरायली यहूदी महिला को, लड़की को गिरफ्तार किया, जो ईरान के लिए जासूसी कर रही थी, खुफिया जानकारियां इजराइल की दे रही थी ईरान को। और जब आईडीएफ इसको गिरफ्तार करने के लिए गई तो इसने सुसाइड करने की कोशिश करी। आपको बता दूं कि जो डिटेल्ड में कुछ चीजें निकल के आई हैं वो बता दूं। इस लड़की के अलावा कई और यहूदी भी गिरफ्तार हुए हैं, पूरा ग्रुप गिरफ्तार हुआ जो ईरान के लिए काम कर रहा था। दूसरा, जो ईरानी कमांडर था जो इससे बात कर रहा था, वो ईरानी कमांडर भी बड़ा शातिर निकला, वो यहूदी ही बनकर इनसे बात कर रहा था। बाद में जैसे तैसे उसने इनसे जानकारी निकलवाई और ये बेचारे फंस गए। यानी ईरान भी अब इजराइल की चाल चल रहा है, दुश्मन की चाल को समझकर दुश्मन से एक कदम आगे चलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसकी तस्वीर मेरे पास है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। वही रीज़न, यूट्यूब उड़ा देगा हमारी वीडियो। एक तो वैसे ही हरामखोर हमारे पे ऐड नहीं चलाते, मनहूस मारे, ऊपर से वो वीडियो भी उड़ा देते हैं, ऊपर से एज रिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं, सब वीडियो नहीं देख पाते हैं। मतलब जितनी पाबंदी है मनहूस, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल लगाना चाहते हैं हम पर, वो लगा देते हैं। बस आपकी दुआ है, चल रहे हैं हम भी। अब जो हम आपको खबर बता रहे हैं ये काफ़ी बड़ी है। अल्लाह का अजाब ऐसा इजराइल पर आ रहा है, या अल्लाह ऐसे ही आता रहे, एकदम अल्लाह भी मतलब इम्तिहान ले रहा है। आपको बताऊं कि पिछले 2 दिन में यहूदियों पर आफत आई हुई है।
दे दनादन एक्सीडेंट हो रहे हैं, और ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं कि यहूदी मतलब यहूदियों के जिस्म के टुकड़े बिखर जा रहे हैं। मतलब कहीं हाथ कट के निकल गया, अलग हो गया, जो तस्वीर मैंने खुद देखी है, घुटना टूट गया और पीछे मुड़ गया, गर्दन टूट के ऐसे लटक गई। ये सारी वीडियोस हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन आप जानते हैं वो दिखा नहीं सकते हम। रिपोर्ट देखिए, पिछले 2-3 दिनों में एक्सीडेंट वाले केसेस में ही 6 यहूदी मारे गए हैं। जी हाँ, 6 यहूदी मारे गए हैं। सोचिए, एक यहूदी को कोई फिलिस्तीनी या हमास मार देता है तो पूरा इजराइल हिल जाता है और आईडीएफ अपनी सबसे बड़ी ताकत के साथ हमलावर हो जाती है। यहाँ पर अल्लाह ने 6 यहूदियों को लिटा दिया है, खैर कई घायल हुए हैं। वहीं आपको बता दूं कि सऊदी अरब का, वहाँ की सरकार का घिनौना चेहरा देख लीजिए। सऊदी अरब ने इजराइल के जहाज को अपने ऊपर से उड़ने की इजाज़त दे तो दी है, लेकिन इस रिपोर्ट को देखिए। इजराइल की एक हवाई जहाज की कंपनी है ELAI, जी हाँ, ये यहूदी कंपनी है, जहाज की कंपनी है। इस जहाज को सऊदी अरब ने अपने ऊपर से गुजरने की परमिशन दी है। ओमान ने ठुकरा दिया था, तो अब ओमान से ये रिक्वेस्ट खुद इजराइल ने किया है। भाई साहब, सऊदी अरब आपके दोस्त ने, करता धरता ने हमको इजाज़त दे दी है अपने ऊपर से उड़ने के लिए, तो आप भी यानी ओमान भी हमको अपने ऊपर से उड़ने की परमिशन दे दे, क्योंकि हमें ईरान से बड़ा ख़तरा है। अब देखना ये कि ओमान क्या करता है, लेकिन सऊदी अरब से हमें जो उम्मीद नहीं थी, सऊदी अरब ने वो कर दिया है। पहले जब इजराइल में इलेक्शन हुए थे तो इजराइल ने रशिया से मदद मांगी थी कि हमारे यहाँ हैकिंग बहुत होती है, हैकिंग के ज़रिए इलेक्शन में बहुत हेर फेर भी किया जा सकता है, अटैक, साइबर अटैक बढ़ जाते हैं, इसलिए आप हमारी अब जो चुनावी गतिविधियां होंगी, चुनाव होगा, उसमें आप हमारी मदद कीजिएगा। अब इसके बाद आज के हालात कुछ बदल गए हैं। अब इजराइल और रूस के बीच में ऐसे है, रशिया पूरी तरह से इजराइल के ख़िलाफ़ है, उनकी एजेंसियों को ब्लॉक कर रहा है, बंद कर रहा है, ठीक है। तो अब इजराइल ने कह दिया है रूस से कि भाई साहब रहने दो, हम खुद देख लेंगे, हमारे इलेक्शन में किसी तरह की आपकी कोई सेवा नहीं चाहिए, हम खुद हैकरों से लड़ लेंगे। देखिए दोस्तों, थूक के चाटना और चाट के थूकना और ऊपर थूक के अपने मुंह पर ही थुकवा लेना, ये कोई तुर्की से सीख है। माफ़ कीजिएगा, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन अगर आपके सीने में फ़िलिस्तीन की इज़्ज़त होगी, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अल अक्सा के लिए मोहब्बत होगी, तो उसके आगे ना आपको तुर्की नज़र आएगा, ना सऊदी अरब नज़र आएगा, ना कतर, ना ओमान, ना बहरीन, कोई नहीं, क्योंकि वो मुसलमानों का पहला किबला है। अब सारी दुनिया ने जब तुर्की पर उंगली उठाई कि आपने तो नॉर्मलाइजेशन इजराइल से करना शुरू कर दिया, और पूरी दुनिया नॉर्मलाइजेशन इसलिए नहीं कर रही है इजराइल से, खासकर मुस्लिम कंट्रीज़ कुछ बड़ी बड़ी, कि भाई आप पहले फ़िलिस्तीन का मुद्दा निपटाओ, आपने नॉर्मलाइजेशन कर लिया। तो तुर्की के विदेश मंत्री को सफाई देनी पड़ी। भाई साहब, तुर्की के विदेश मंत्री ने थूक कैसे चाटा है, कैसे बता रहा हूँ। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन इजराइल से करने का यह मतलब नहीं है कि तुर्की अपने प्रिंसिपल से भटक गया है या फ़िलिस्तीन के हक को भूल गया है। हमारी वही डिमांड है, इजराइल को 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानना पड़ेगा। अब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। एक तरह से सारी बिजनेस डील भी कर रहे हैं उसके साथ, सारी बात भी इजराइल की मान रहे हो, इजराइल के साथ काम भी कर रहे हो, और एक पॉइंट पर आकर उसका विरोध भी कर रहे हो। ऐसे कैसे भाई साहब? इसको कहते हैं दोगलापंथी की इंतहा। वहीं आपको बता दूं कि तुर्की ने अमेरिका और रूस से मदद मांगी है। अमेरिका और रूस से मदद मांगते हुए तुर्की ने कहा है कि आप दोनों हमारा साथ दीजिए, तुर्की के बॉर्डर और सीरिया के बॉर्डर पर हमारे खिलाफ जो आतंकवादी हैं उनको ख़त्म करने में। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।